तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है। अब इसमें क्या पूछा है, पदार्थ की क्या पूछा है, इसमें पदार्थ की पूछा है अवस्था कि पदार्थ की जो अवस्था होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो पदार्थ की जो अवस्था होती है वो होती है 5 प्रकार की। तो पदार्थ की अवस्था कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती है। चलो, पहली कौन सी होती है, ठोस होती है। कौन सी होती है, ठोस। दूसरी, तो दूसरी होती है द्रव। कौन सी होती है, द्रव होती है। तीसरी कौन सी होती है, गैस। कौन सी होती है, गैस होती है। और चौथी कौन सी होती है भाई, प्लाज्मा। चौथी कौन सी होती है, प्लाज्मा। और पांचवी जो होती है वो होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन संघनन या फिर कंडेंसेट। कंडेंसेट, ठीक है। तो पदार्थ की कितनी अवस्था, 5। तो यहां पे पहली कौन सी है, ठोस। दूसरी कौन सी है, द्रव। तीसरी कौन सी है, गैस। चौथी कौन सी है, प्लाज्मा। और पांचवी कौन सी है, वही बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है। तो कितनी अवस्था हो गई, 5। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में 2 है तो ये नहीं होगा, 4 नहीं है, 5 बिल्कुल सही हो जाएगा। और 3 ये भी नहीं होगा, क्योंकि कितनी अवस्था है भाई, यहाँ पे है 5। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर साथियों, अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। यानी इनमें से कौन से अणुओं के बीच आकर्षण जो बल होता है वो अधिकतम होता है। तो बताओ भाई, द्रव में होगा या फिर प्लाज्मा में होगा या फिर गैस में होगा या फिर ठोस में होगा। तो ठोस में होगा भाई। किस में होगा, ठोस में होगा। यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखो। ठोस के कणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। ठोस के ठोस कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। सही इसमें हमें बताना है। देखो भाई, ए ऑप्शन है यहाँ पे, वे यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं या फिर उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं या फिर उनमें न्यूनतम आकर्षण होता है। तो यहाँ पे इनमें से सही अपने को बताना है। तो यहाँ पे जो सही होगा ना, वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन होगा, व्यवस्थित तरीके से विन्यास होते हैं। यानी हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है और कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, तो वो क्या कहलाते हैं भाई, ठोस पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे मैं लिखवा भी देता हूं, वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन क्या होता है, वे निश्चित होता है। एवं कणों के मध्य आकर्षण बल जो है अधिक होता है। वो क्या कहलाते हैं भाई,
ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पे है नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसमें सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड यानी द्रव, गैस यानी गैस, प्लाज्मा। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा कौन सा सही होगा। तो देखो भाई, पदार्थ की चारों अवस्थाओं की आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे नहीं होगा भाई। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में क्या होता है? मौजूद होता है, जो कि बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था अर्थात प्लाज्मा को प्रदर्शित करती है, तो यह भी हमारा यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद में यह आकृति पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है, तो यह भी हमारा नहीं होगा भाई। कौन सा होगा? यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन होगा, यानी प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर के सभी कोशिकाओं में क्या होता है भाई? मौजूद होता है। क्लियर? तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। किसमें विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है? इनमें से जो विसरण है अत्यधिक तीव्रता से होता है, तो बताओ ठोसों में होगा या फिर गैसों में होगा या फिर द्रव में होगा या फिर प्लाज्मा में होगा? तो गैसों में होता है भाई। किसमें होता है? गैसों में होता है, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पदार्थ की तीन अवस्था ठोस, द्रव और गैस, तो इनमें से गैस की वह भौतिक अवस्था है जिनका आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। ठीक है, देखो भाई, पदार्थ की मुख्य रूप से कितनी अवस्था होती है भाई? तीन अवस्था, जिसमें पहली कौन सी होती है? ठोस। दूसरी कौन सी होती है? तो द्रव। तीसरी कौन सी होती है? गैस। ठीक है, तो ठोस, द्रव और गैस में से पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है, भौतिक अवस्था है जिनका आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं? तो दोनों होते हैं अनिश्चित। दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। क्लियर? तो कौन सा होगा भाई? यहां पे हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शुद्ध पदार्थ है, इनमें से एक शुद्ध पदार्थ है, तो यहाँ पे चीनी का घोल या फिर दूध या फिर मीथेन या फिर वायु, तो यहाँ पे एक शुद्ध पदार्थ है, तो शुद्ध पदार्थ जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? हमारा मीथेन होगा। क्या होगा? मीथेन होगा, यानी हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। तो मीथेन जो है एक शुद्ध पदार्थ है और यह पृथ्वी की सतह के नीचे पेट्रोलियम पदार्थ के साथ प्राकृतिक गैस के रूप में पाई जाती है। ठीक है, मीथेन जो है, मीथेन क्या है भाई? शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ है,
यह पृथ्वी की सतह के नीचे पेट्रोलियम पदार्थों के साथ प्राकृतिक गैस के रूप में क्या होती है भाई, पाई जाती है। पाई जाती है। यह दलदली भूमि में भी मिलती है। ठीक है, इसीलिए इसे मार्स गैस भी कहते हैं। ठीक है भाई, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक यौगिक नहीं है, इनमें से एक यौगिक नहीं है। तो देखो भाई, ए ऑप्शन क्या है, लेड। उसके बाद में क्या है, चौक, हाइड्रोजन सल्फाइड, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहां पे सल्फर डाइऑक्साइड तो नहीं होगा, चौक ये भी नहीं होगा, हाइड्रोजन ये भी नहीं होगा, लेड सही हो जाएगा भाई, क्योंकि क्या पूछा है, एक यौगिक नहीं है। तो यहां पे यौगिक नहीं है तो लेड यानी हमारा हो जाएगा यहां पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहां पे दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक बंध द्वारा जुड़कर जो पदार्थ बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, हम यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, यौगिक कहते हैं। जैसा कि यहां पे देखो भाई, दो से अधिक, दो या दो से अधिक जो तत्व होते हैं जब एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में रासायनिक बंध द्वारा जुड़कर जो पदार्थ बनाते हैं, जो पदार्थ बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, रासायनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड,
चौक और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? लेड हो जाएगा। लेड का मतलब क्या होता है? पीबी होता है। क्या है भाई? पीबी है। तो ये जो तत्व है एक क्या है भाई? ये धातु है। क्या है? धातु। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? रासायनिक अभिक्रिया हुई है या फिर नहीं? तो यहां पे देखो, जो हमारा ए ऑप्शन है, अवस्था में परिवर्तन या फिर रंग बदलना, गैस का उत्सर्जन या फिर ये सभी विकल्प, तो सभी होगा भाई इसमें। तो क्या होगा? सभी होगा। क्योंकि किसके लिए पूछा है? रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं, तो अवस्था में परिवर्तन बिल्कुल सही होगा। रंग बदलना ये भी सही होगा। गैस का उत्सर्जन जो कि ये भी सही होगा। और डी ऑप्शन में है ये सभी विकल्प, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा डी ऑप्शन सही होगा। चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है तो पानी का बर्फ में परिवर्तन, या फिर मानव में पाचन, मानव में श्वसन, या फिर दूध से दही बनना। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक भौतिक परिवर्तन पूछा है। तो भौतिक परिवर्तन का मतलब यह हो गया कि जो पानी है, पानी का बर्फ में परिवर्तन होना। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो किसी पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण तो समान बने रहते हैं, लेकिन पदार्थ के जो भौतिक गुण है वो परिवर्तित हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। क्लियर? तो यहां पे वैसे मैं लिखवा देता हूं। देखो, किसी पदार्थ में किसी पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण तो समान बने रहते हैं, बने रहते हैं, लेकिन पदार्थ के भौतिक गुण पदार्थ के भौतिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे पानी का बर्फ में परिवर्तन, उसके बाद में शक्कर का पानी में
घुलना, कांच का टूटना, कांच का टूटना, ये सभी क्या हो जाएंगे भाई, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हो जाएंगे। क्लियर साथियों? तो यहाँ पे कौन सा होगा भाई, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। चलो देखते हैं भाई, ए ऑप्शन देखो, शरीर में भोजन का पाचन, या फिर दूध का दही बनना, जल का जल वाष्प में परिवर्तन, लोहे में जंग लगना। तो जल का जल वाष्प में परिवर्तन, जो हमारा सी ऑप्शन है ना, ये वाला यहाँ पे हम टिक करेंगे, क्योंकि इसमें क्या मना कर रहा है भाई, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, मना कर रहा है भाई। तो जल का जल वाष्प में परिवर्तन, जो कि यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, इसी को टिक करेंगे, क्योंकि देखो शरीर में भोजन का पाचन, तो ये क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। दूध का दही बनना, लोहे में जंग लगना, तो यहाँ पे हमारा जो सही होगा इसमें कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के बाद पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त न किया जा सके, तो वो क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें नया पदार्थ बनता है, और प्रकृति में भौतिक व रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, दोनों ही होते हैं। जैसे दूध से दही बनना, शरीर में भोजन का पाचन, और लोहे में जंग लगना, ये सभी। क्लियर? तो कौन सा होगा भाई, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है भाई, तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन हमारा, दूध का दही में परिवर्तन, जो कि बिल्कुल सही है। शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन तो ये नहीं होगा। रेत का पानी में घुलना नहीं होगा। चीनी का पानी में घुलना, ये भी नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, रासायनिक परिवर्तन है, यानी इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, दूध का दही में परिवर्तन होना, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दूध का दही में परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, लेकिन जो बाकी के जो तीन है, ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है भाई। किसके उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन के। क्लियर? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है भाई, सबसे पहले देखो, अंगूर किण्वित होना, या फिर बर्फ का पिघलना, फलों का पकना, दूध से दही बनना। और क्या पूछा है, भौतिक परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन का यहाँ पे हो जाएगा बर्फ का पिघलना। कौन सा होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। तो पदार्थ में होने वाला वह पदार्थ जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, और उसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्लियर? तो यहाँ पे वैसे मैं लिखवा भी देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। तो देखो भाई, पदार्थ पदार्थ में होने वाला, पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन, वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, तथा उसके रासायनिक गुण में
उसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है, तो वो क्या कहलाता है भाई? भौतिक भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्लियर? तो बर्फ का पिघलना, सी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखो। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? तो निश्चित अनुपात का नियम, या फिर ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, रासायनिक संयोजन का नियम, या फिर द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, जो कि बिल्कुल यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। द्रव्यमानों संरक्षण का सिद्धांत यानी द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? चलो अब देखो, ए ऑप्शन यहाँ पे, रासायनिक पदार्थ में भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, तो ये हमारा नहीं होगा भाई। रासायनिक पदार्थ में यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, जो कि बिल्कुल सही होगा। और रासायनिक पदार्थ में परमाणु अविभाज्य कण होते हैं, जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या फिर नष्ट नहीं किया जा सकता, तो ये भी हमारा नहीं होगा भाई। कौन सा होगा यहाँ पे? हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो निश्चित अनुपात के नियम का जो प्रतिपादन है वो प्राउस्ट ने किया था। किसने किया था भाई? प्राउस्ट ने किया था। और इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्वों के भारों या फिर जो द्रव्यमानों का सदैव एक निश्चित अनुपात रहता है। तो यहाँ पे कौन सा होगा भाई? यहाँ पर हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है, यह किसके नियम के साथ सहमति है? तो द्रव्यमानों का संरक्षण, पारस्परिक पारस्परिक समानुपात, लगातार समानुपात, या फिर ऊर्जा का संरक्षण। तो ऊर्जा का संरक्षण, या फिर यहाँ पे लगातार समानुपात, या फिर यहाँ पे पारस्परिक समानुपात, या फिर द्रव्यमानों का संरक्षण। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा भाई हमारा। कौन सा होगा? लगातार समानुपात, यानी हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर साथियों? अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे है CaO में द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का जो अनुपात है वो क्या होता है? Ca और O का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? तो इनका जो अनुपात है किसका भाई? Ca और O का जो अनुपात है वो क्या होता है? तो 40 अनुपात क्या होता है? 16 होता है। तो यहाँ पे 5 अनुपात क्या हो जाएगा? 2। 5 अनुपात क्या होगा? 2। तो 5 अनुपात 2 जो है हमारे कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पे ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पे पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, अब यहाँ पे इसमें से द्रव्यमान
के अनुपात में उपस्थित होते हैं। पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, तो यहाँ पे देखो जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में उपस्थित होते हैं भाई। और आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, 2:1 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे मैं लिखवा देता हूं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखो जल में हाइड्रोजन, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का द्रव्यमान के अनुसार एक अनुपात कितना होता है, 8। कितना होता है, 1:8 के अनुपात में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, उपस्थित। उपस्थित होते हैं। उसके बाद में जबकि आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो होता है 2:1 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसके लिए पूछा है, पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, तो कितना होता है, 1:8। तो 1:8 हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई, बी ऑप्शन में है। तो सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमोनिया में यहाँ पे है N2 और यहाँ पे H2 के द्रव्यमान हमेशा अनुपात में होते हैं। तो 3:14 या फिर 14:3 या फिर 8:3 या फिर 3:8। तो यहाँ पे 14 कितना होगा, 3 होगा भाई। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा।